नारों के साथ राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। हमारे बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल जी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अब स्वागत की इस कड़ी में तमाम मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर हमारे युवा नेता, हमारे किसानों के मसीहा, हमारे लिए संघर्षशील नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से चलते हुए जो 6,700 किलोमीटर की यात्रा है, उस यात्रा को लेकर इस आदिवासी अंचल में धार डिस्ट्रिक्ट में इस बदनावर में आज पहुंचे हैं। इस युवा अधिकार रैली में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी के नेता भाई उमंग सिंगार जी से वो राहुल गांधी जी का यहाँ की आदिवासी जो परंपरा है, आदिवासी जो परंपरा है उसके अनुसार और साफा पहनाकर आप स्वागत करें आदरणीय राहुल गांधी जी का। और मैं उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका भी इस आदिवासी परंपरा से स्वागत हो रहा है। बहुत ही जोश और बहुत ही उत्साह इस आदिवासी अंचल में है। हेमंत कटारा जी से कहूंगा वो भी साथ रहकर स्वागत करें। और इसके बाद हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, भंवर सिंह शेखावत जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे विक्रांत भूरिया जी, प्रताप गरेवाल जी, सुरेंद्र हनी जी, कृपया जिनका नाम लूं वही आगे आए, हीरालाल अलावा जी, झूमा सोलंकी जी, सेना पटेल जी, मुकेश पटेल जी, महेश पटेल जी, राधेश्याम मोयल, महेंद्र कन्नौज और जयवीर मेहड़ा, ये भी आकर इस परंपरागत आदिवासी परंपरा के अनुसार आप स्वागत करें। आज राहुल गांधी जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं एक लंबे समय से इस आदिवासी क्षेत्र में हूं। आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति जिस प्रकार इनके दिलों में स्नेह है, जिस प्रकार की श्रद्धा है, वास्तव में आपको अपना परिवार का ये मानते हैं। और आप इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये इस बात को भी जानते हैं। मैं इस स्वागत की बेला में ये बाबा बैजनाथ महादेव की प्रतिमा कैलाश गुप्ता जी, अश्विन पाटीदार जी, इनसे आग्रह करूंगा कि ये प्रतीक चिन्ह देकर आप स्वागत करें। हमारे बीच में लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हमारे राहुल गांधी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर एक इतिहास रचा था और आज फिर 6,700 किलोमीटर की एक यात्रा करके एक पुनः इतिहास रचने जा रहे हैं। 10,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करके राहुल गांधी जी आपने वो इतिहास रच दिया जो उस इतिहास को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा गया। किसानों की, दलितों की, गरीबों की, युवाओं की आवाज को लेकर आप जिस प्रकार से सड़कों पर उतरे हैं, उस बात के लिए मैं साधुवाद करता हूं। मैं अब अभिभाषण के लिए, मैं सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए और उसके बाद मंच संचालन के लिए भाई उमंग सिंगार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बात कहें। भाई उमंग सिंगार। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि प्रमुख कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
इस न्याय यात्रा के प्रमुख हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, दिल्ली से पधारे हमारे संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे इस यात्रा के मीडिया और एआईसीसी के प्रमुख जयराम रमेश जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, डिप्टी लीडर हमारे हेमंत कटारे जी और सम्मानित सभी सांसद, विधायक, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे किसान भाई, आदिवासी भाई, दलित भाई, सबको मेरा राम राम। राम राम। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार ये यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना से शुरुआत हुई। आपने कई किसानों से मिले, कई आदिवासियों से आपने रास्ते में मुलाकात करी। इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जिनकी चाबी दिल्ली है, उनके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, सिर्फ बैठे हुए, सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं। मोहन यादव जी ने अभी कहा उज्जैन के लिए महाकाल को लेके, भाई राहुल जी तो आए आपके महाकाल में, आपके मंदिर में भाजपा को सद्बुद्धि दे, इसलिए आपके महाकाल में हमने दर्शन भी किए। लेकिन मोहन यादव जी उज्जैन के हैं और जिस प्रकार मुगलों ने देश के अंदर राजधानी अपनी शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से, मोहन यादव ने अपनी पूरी भोपाल से राजधानी उज्जैन लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम विधानसभा में उनको कभी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते, वो उनको हमेशा एक महापौर के रूप में देखते, सिर्फ उज्जैन की बात करते, कभी प्रदेश के किसानों की बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के युवाओं की बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के उन पटवारी परीक्षा में जो घोटाले हुए, कल उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे, पटवारी परीक्षा की जांच रुकवा दी, उन युवाओं के साथ अन्याय किया और वो लोग पास हुए कई ऐसे। राहुल जी, खड़गे जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिनको जिले और संभाग के नाम नहीं पते वो पटवारी बन गए। ये इस प्रदेश के अंदर इस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी परीक्षाओं पे पैसे लेके भ्रष्टाचारी लोगों को पास कराया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये युवा अधिकार रैली के माध्यम से कि साथियों, कि आपकी न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है और आपको न्याय हम विधायकों के साथ प्रदेश में और पूरे देश में न्याय युवाओं को दिलाने के लिए ये आप कटिबद्ध है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बेरोजगारी बढ़ी, मोदी ने गारंटी दी कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, वो नौकरियां मिली तो जो आरएसएस के एजेंट थे, जीवन मित्र के रूप में अभी हाल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनकी नियुक्ति की गई और चुनाव में इनकी सिर्फ नियुक्ति उपयोग किया और चुनाव के बाद ये 9,000 युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया। आज उनको सबको बाहर निकाल दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मोदी सरकार जो गारंटी देना चाहती है, जुमलेबाजी की गारंटी देती है, कभी किसानों की बात नहीं करती, किसानों के समर्थन मूल्य की बात नहीं करती। किसान सड़कों पर है, गोलियां खा रहा है, शहीद हो रहा है। बड़े व्यापारियों के गोडाउन आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अडानी का गेहूं के वेयरहाउस बने रहते हैं, लेकिन किसान के आंसू पोंछने वाला राहुल जी, मध्य प्रदेश में कभी मोदी जी ने गारंटी नहीं ली। ये मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं। ओला पाला हुआ, नुकसान हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला,
मिला मुआवजा किसी को? नहीं मिला। साथियों, ये सरकार है जो सिर्फ आपके वोट लेना चाहती है, लेकिन आपके आंसू नहीं पोंछना चाहती। सिलेंडर 450 रुपए में कहा था भारतीय जनता पार्टी ने देंगे, लेकिन आज भी 450 रुपए में सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा। मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये सरकार है जो सिर्फ आपसे पैसा वसूलना चाहती है, टैक्स पेयर के रूप में आपसे, लेकिन आपके आंसू नहीं पोंछना चाहती है। दलित आदिवासियों पिछड़े की बात नहीं करती, ये उनकी बात करती है जिनके जेब भरे हुए। उन अमीरों की बात की जाती है जिनको आज 80 करोड़ की जनता की बात नहीं की जाती। 80 करोड़ जनता को मोदी जी अनाज तो देना चाहते, अन्नदाता बनना चाहते, किसान को सम्मान राशि देना चाहते। 5,000 रुपए साल के, किसी किसान का 5,000 के अंदर घर नहीं भरता, नहीं चल सकता, लेकिन उस किसान को समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते। ये 80 करोड़ जनता को इस प्रकार से बहलाते फुसलाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभिमान और अहंकार तो रावण में भी था, किसी के आगे झुकना भी तो सीखो। मोदी जी आप झुकते ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, सुना है आज समंदर का बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। राहुल जी, आपकी यात्रा को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसा आपका विश्वास रहा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर मजबूत है। और इनके सम्मान की लड़ाई के लिए हम ध्यान रखेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां कांग्रेस को हमेशा मजबूत रहेगी, आपके नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत। इस अगली कड़ी में हमारे यूथ कांग्रेस से अग्रत विक्रांत भूरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं। विक्रांत भूरिया जी आए, यूथ कांग्रेस। ताली बजा के भाई विक्रांत जी का स्वागत करें। एक जोरदार नारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम युवाओं की आवाज, गरीबों की आवाज, शोषितों की आवाज, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित केसी वेणुगोपाल जी, हमारे बीच में उपस्थित जयराम रमेश जी, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी, हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आप सबका यूथ कांग्रेस के इस अधिकार, युवा अधिकार सम्मेलन में मैं दिल से स्वागत करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं आपसे साफ साफ बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये युवाओं का सम्मेलन है, तो युवाओं की आवाज तो बुलंद करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? आज युवा क्या चाहता है? आज युवा रोजगार चाहता है कि नहीं चाहता? और पूरी ताकत से चाहता है। मैं आपसे बात रखता हूं कि मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहां पहुंचा हूं। डॉक्टर बना, सर्जन बना, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ। मैं ये समझता हूं कि जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा होता है तो कोई व्यक्ति परीक्षा नहीं देता है, पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है। उसकी मां, बाप, बेटा, बहन सब परीक्षा देते हैं। और अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में एक कहावत चल रही है राहुल जी, जो कहावत है कि यहां पर एग्जाम से डर नहीं लगता, घोटालों से डर लगता है। सही है कि नहीं सही? और सबसे बड़ी बात है कि यहां एग्जाम कब होता है ये पता नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं, और रिजल्ट आ गया
तो घोटाला हो जाएगा, ये पता नहीं है और हकीकत है। मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा, राहुल जी, हम लड़ने भिड़ने से नहीं डरते। अभी 13 तारीख को हमने जंगी प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने भोपाल में करा, रोजगार की लड़ाई लड़ी। मैं खुद 3 दिन जेल रहा था और लड़ने से हम नहीं डरेंगे। संघर्ष करेंगे, बैकलॉग के 1.5 लाख पद को भरवाने का काम करेंगे। हम लोग युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। और आपकी जो ये सेना है, ये कमजोर सेना नहीं है, हम दम से लगेंगे। युवाओं की बात है कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं। खुद के हाथों स्वयं रचा, तुमसे घटने का शौक नहीं। हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आदरणीय राहुल जी, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक नारा आखिरी में सब लगाएंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? किसानों की रक्षा कौन करेगा? युवाओं की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डरो मत बोला है, पूरी ताकत से डरेंगे नहीं, और जेल फिर जाना पड़े फिर भी जेल जाएंगे, पर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब अगली कड़ी में जुझारू हमारे साथी अध्यक्ष प्रदेश के जीतू पटवारी जी, इनके लिए भी ताली बजवाएं। जय जोहार। आदरणीय हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बदनावर और धार की इस भूमि पे आए, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मंच पर विराजित युवाओं के नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत, और पिछले 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की न ईडी से डरे, न सीबीआई से डरे, न कोई एजेंसी से डरे, केवल देश की आत्मा के लिए, देश की सच्ची और अच्छी भावना के लिए लगातार लड़ने वाले हमारे राहुल जी हमारे बीच में है। यात्रा लेके आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, और आप सब यहां उपस्थित सभी परिवार के साथीगण। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिन्होंने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले 200 साल के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इस उद्देश्य को लेकर कि जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी कि नहीं करी। तो मैं मानता हूं हम सबका दायित्व है उस आवाज को ताकत देने का। यही आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, यही आइडियोलॉजी है सभी धर्मों की, और यही आइडियोलॉजी है भारतवर्ष के संविधान की। हम सब इस ताकत को और ताकत दें, इसमें जहां जिससे जैसा बन पड़े हम सब सहयोग करें। साथियों, आज है युवाओं के लिए एक खास दिन। जैसा अभी उमंग सिंगार जी बता रहे थे, हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें भर्तियों के घोटाले होते हैं। 40 एग्जाम हुई, 40 में ही घोटाले। हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें पूरे प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, पटवारी का घोटाला हुआ, अभी पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, नर्सों के एग्जाम समाप्त हो गए। एक तरह से हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम युवाओं के भविष्य को निस्नाबूद कर देंगे। साथियों, लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमें पता है अभी 2 महीने पहले जो चुनाव हुए हम पीछे रह गए हैं, पर लोकतंत्र का यह भी तकाजा है कि दूसरी पटरी पर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाना। और वो कैसे निभाना? जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत और लड़ो। जब लड़ोगे तो लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए, तो अपने आप कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी। साथियों, आप सबको एहसास होना चाहिए कि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों के वोट का है, जनता के वोट का नहीं बना है। इस बार मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी और पर्ची लेके आए थे,
और ऐसे शिवराज जी को दी कि शिवराज जी पढ़ो, तो इस बार पर्ची का मुख्यमंत्री है। कौन सा मुख्यमंत्री है? तो पर्ची के मुख्यमंत्री से हमें एक ही बात, हर बात बार बार करनी है, और वो एक ही है सिर्फ कि जो वचन पत्र आपने दिया 2700 रुपए गेहूं के दाम का, उनने बोला देना चालू किए क्या? उन्होंने 3100 के धान का बोला था, देना चालू किया क्या? 3000 लाडली बहनों को देने का कहा था, देना चालू किया क्या? उन्होंने 400 450 का गैस सिलेंडर आपको मिलने लगा क्या? जब सब में ना है तो फिर यह सरकार चैन से कैसी रह सकती है? मैं राहुल जी आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सारे विधायकों ने सदन में एकजुटता से इस बार सरकार के नाक में चने चबा दिए हैं, और हम सबका दायित्व है, सब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और आम जनता की, कि सड़क पे लोकसभा के चुनाव में इन सब बातों को लेकर हम घर घर जाएं कि मोदी जी गारंटी नहीं देते हैं। मोदी का सबसे बड़ा झूठ था 2 करोड़ रोजगार का, दूसरा सबसे बड़ा झूठ था किसानों की एमएसपी का, तीसरा सबसे बड़ा झूठ था काले धन और 15 लाख का। जो बोला मोदी झूठ बोला, कोई गारंटी नहीं दी। यह एहसास हम सब में होना चाहिए। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद जीतू पटवारी जी। अगली कड़ी में चूंकि समय का अभाव है, माननीय दोनों नेताओं का आगे जाना है। अगली कड़ी में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस आदिवासी अंचल के अंदर आज इस न्याय यात्रा के लिए शब्द के ताली बजा के भाई स्वागत कीजिए खड़गे जी का। आज के इस भरी सभा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लीडर और इस यात्रा को यशस्वी करने के लिए खुद पहले तो हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले, फिर अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अपनी यात्रा, न्याय यात्रा शुरू किए हैं, और ये 13 तारीख को अंत होने वाली है। ऐसे हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसीलिए वो कामयाब होते आए हैं अपने काम में, और उनके साथ सभी हमारे युवा लोग आज जुड़े हुए हैं। इस मंच पर बैठे हुए श्री केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, अरुण यादव जी, जयराम रमेश जी, मीनाक्षी नटराजन, अशोक सिंह जी, हेमंत कटारे जी, कांतिलाल भुरिया जी, और इस मंच पर बैठे हुए सारे लीडर्स, दोस्तों और हमारे खासकर मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और किसान भाइयों, आज का इस जो सभा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है,
क्योंकि जब राहुल जी 14 जनवरी से मणिपुर से चलकर आज मध्य प्रदेश में आए हैं। मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिस राज्य में देश के लिए कुर्बानी देने वाले महानायक चंद्रशेखर आजाद जी का भी यहीं जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। टटिया भील जी इसी मध्य प्रदेश के थे। भीमा नायक ये भी इसी मध्य प्रदेश से थे और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भी इसी मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियां इस मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं, देश के लिए लड़े हैं और आजादी लाने में उनका काम बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं कहूंगा एक पवित्र भूमि है और लड़ाकू एरिया है और सारे राष्ट्र के लिए काम करने वाला मध्य प्रदेश है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आज हर तरफ गड़बड़ी है और इससे पहले भी गड़बड़ी करते ही रहे थे। मुझे एक आश्चर्य हुआ, जो भी कोई मेरे गुलबर्गा एरिया में आता है कुछ ना कुछ अपशब्द हमारे बारे में बोल के चले जाता है। परसों 15 दिन पहले शिवराज चौहान जी गुलबर्गा आए थे। उन्होंने कहा कि राहुल जी और खड़गे जी मिलके कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के लोग मुझे पूछे कि शिवराज जी चौहान ऐसी बात कही। तब मैं उनसे यही कहा, भाई कोई अगर बीजेपी वाले यहाँ है और मीडिया के लोग फिर से अगर उसको मिलते हैं तो आप पूछो कि शिवराज चौहान को क्यों निकाला गया, क्या कारण था। पहले तुम्हारा बोलिए ना, क्या तुम्हारे को बीजेपी खत्म हो रही है इसीलिए निकाले, या आपको नजदीक नहीं आने दिए मोदी, इसका कारण क्या है बताओ। बाद में हम अपना उत्तर देंगे। शिवराज सिंह ये भूल गए हैं, व्यापम घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का बड़ी घोटाला हुआ, हम पार्लियामेंट में उठाए, हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन शिवराज सिंह उस वक्त कुछ नहीं कहे। अब हमारे बारे में कहते हुए वो आए। ठीक है, अब एक तरफ मोदी, एक तरफ अब शिवराज सिंह जिनको इंचार्ज कर्नाटक में भेज के उन्होंने बनाया है, तो अपनी बात कहना है तो कह रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये जल, जंगल और जमीन, ये जो कब्जा कर रहे हैं लोग, इसको आप रोकना चाहिए। रोकने के लिए आपकी एकता की जरूरत है और ये कहना चाहिए कि ये जंगल, जमीन और जल
ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये आपका और मोदी जी का नहीं है, इसको हम बेचने नहीं देंगे, इसे हम बेचने नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। अब आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आज आपको ये भी कहना है, भाई मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे खारिज किए। 3 लाख जो पट्टे जिनको मिला था, मिलने वाला था, उसको उन्होंने खारिज किया। ये गरीबों के लिए काम करने वाले हैं। जो लोग हमारे पट्टे कैंसल करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। उतना ही नहीं, बीजेपी सरकार हमेशा गरीबों के बारे में ज्यादा आजकल बात कर रही है। मैं पूछता हूं मोदी जी को, जब यहां आते हैं आप भी पूछिए, जब शिवराज की सरकार थी, एक शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब किया गया, उसको को आपने शिक्षा दी? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में इनके जमाने में पेशाब किया गया। बाद में मैं देखा उस बच्चे को, उस व्यक्ति को घर में लाके उसका पैर धो रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। अरे बाबा, उसको पहले खाना दो, ये जो अछूतपन है उसको निकाल दो, जो गरीब है उसको कुचलने का छोड़ दो, बाद में पैर धो। पैर धोने से कोई खुश होता है? उसकी जितनी अपमान करना था आपने अपमान किया, उसको मनुष्य नहीं समझा, आपको आदमी नहीं समझा आपने। और कोई लोग उसके पैर धोने से, वो भी नकली था कि असली था मुझे मालूम नहीं, किसको लाए थे, किसको बिठाए थे, और इन्हों भी बैठे अपना ऐसा टावेल लेके ऐसा ऐसा करते बैठे उसके सामने। ये है शिवराज। और ये हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के एक होते हैं, उसमें यही शिवराज है, यही बीजेपी है ये। अब है सो उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, अब राहुल जी या हमारे मंच पे बैठे हुए कहेंगे कि देखिए गरीबों के लिए लड़ने वाले सरकार होना चाहिए, ये नहीं शो करने वाले, दिखाने वाले। शुरू में तो शाह मोदी जी, उनके लोग तो पहले पीरियड में शेड्यूल कास्ट के घर में, दलितों के घर में जाके खाना खा रहे सो बताते थे लोगों को। अरे भाई, उनके घर में जाके खाना खाए ये बड़ी बात हो गई? तो इंसान नहीं है वो। ऐसी आपकी मानसिकता है, उनके घर में खाना खाए तो अछूतपन निकल गया, ये सोच वाले हैं। मैं ये कहूंगा, कोई कुछ भी कहने दो, जब तक इस देश में ये वर्णाश्रम रहेगा, ये 4 वर्ण रहेंगे, तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े लोगों का उद्धार नहीं होगा।
इनका उद्धार अगर होना है, एक ही काम हमको करना है, जो राहुल जी ने बार बार उठाया, हम भी उठाए, जनगणना करना चाहिए। कौन कितने पानी में है, कितना धन किसके पास है, किसके पास एजुकेशन है, जमीन किसके पास है, ये सब उस जनगणना में मालूम होगा। पिछड़े हुए लोग, उनका भी मालूम होगा, जो अपर कास्ट है उनका भी मालूम होगा, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका भी मालूम होगा। तो आज सरकार, केंद्र सरकार क्यों डर रही है, क्यों वो जनगणना करना नहीं चाहती? इसलिए कि उनका पोल खुल जाएगा, और वो पोल खुल गया तो युवा जागृत हो जाएंगे। तो हमको ये करना है, हमारे राहुल गांधी जी ने ये वायदा किया है कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो पहला काम हम करेंगे, जातीय जनगणना प्रारंभ करेंगे ताकि सबको फायदा हो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था। लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी, और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो बीजेपी के, और ऊपर से और यहां लोग बीजेपी में लड़ते रहते हैं, लोग एक को निकालना, एक को रखना, सब करते रहते हैं। और मोदी जी हमेशा अपनी बात करते हैं और हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी। वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे। क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे क्या आप झूठ बोल रहे? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा। हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना। तो कौन झूठ बोल रहे? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा एमएसपी का दाम
मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने? फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं। आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। इसीलिए वो हमेशा हमारे गरीबों के खिलाफ भी अपना डंडा उठाते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, अरे जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको कुचलने का काम करते हैं। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर लगा लगा के यहाँ के लोगों को लेकर भागती है। जीती हुई सरकार हमारी थी लास्ट टाइम, जब राहुल जी खुद हर जगह जाके उन्होंने यहाँ पर कामयाब एक सरकार तैयार की थी। यहाँ के एमएलए को खरीद फरोख्त करके उन्होंने हमारी सरकार गिराई। तो ये जीतने के बाद भी गिराने वाले लोग ये बीजेपी के लोग हैं। और बात बढ़िया करते हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड, इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक, करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या अर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो? क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर हर घोटाला हुआ, व्यापम तो है ही है, फिर उसके बाद उज्जैन महाकाल का घोटाला,
भगवान के नाम पे भी घोटाला चलते हैं मध्य प्रदेश। और उसके बाद भ्रष्टाचार तो है, लेकिन यही लोग हम लोगों को हमेशा यही बोलते कांग्रेस सरकार ठीक नहीं, कांग्रेस सरकार ये की भी। और एक बात आपको बताता हूं, मीडिया का रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है, मीडिया के रिपोर्ट में, सीएजी के रिपोर्ट में ये आया है, कम से कम बीजेपी की सरकार कहां कहां है, केंद्र में हो, राज्य में हो, उन्होंने 8,50,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। ये सीएजी रिपोर्ट में है, मीडिया के रिपोर्ट में है। आप पूछिए किसको भी, इतना रहते हुए भी ये लोग ऐसा समझते हैं हम बड़े पाक हैं, और हर पार्टी के लोगों को वो ले लेते हैं अपने पास। लेने के बाद पहले तो बोलते हैं करप्ट है, ये कलंकित है बोलते हैं, लेकिन उनको बीजेपी में जाने के बाद, उसमें खास करके हमारे जो शाह है होम मिनिस्टर, जिन्होंने ईडी सीबीआई रख लिया, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी रख ली, ये नेता सबको अंदर लेते हैं। उनके पास होम मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन, उसमें ये कलंकित लोगों को डालने के बाद वो सब क्लीन हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। अरे भाई, कल तक तो करप्ट था, कल तक तो जब तक कांग्रेस में था उसको गालियां देते थे, फिर अब क्यों आए भाई? तुम्हारे वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए? ऐसा देश को लूटने वाले लोग, देश के लोगों को भ्रमित करने वाले लोग, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए, और हम सब लोग एक होकर काम करना चाहिए। और मैं चंद बात गारंटी, जब कभी भी राहुल गांधी जी किसी राज्य में जाते हैं, उन्होंने गारंटी दी, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, आज जो गारंटी उन्होंने दी थी, वो गारंटी हमने इंप्लीमेंट किया, उसको लागू किया। चाहे वो 5 गारंटी कर्नाटक के हो, 6 गारंटी तेलंगाना के हो, हमने किया। और हमारी सरकार केंद्र में अगर आएगी, हम जो गारंटी हम दे रहे हैं, एमएसपी का लीगलाइज गारंटी, युवाओं के लिए जो गारंटी हम दे रहे हैं, उसकी घोषणा राहुल जी करेंगे। और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे जो भी गारंटी है, वो हम दिला के रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो जरूर हम दिलाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भाइयों, मैं एक ही बात आपके सामने कहकर अपना बात समाप्त करता हूं, क्योंकि वक्त भी बहुत हुआ। राहुल गांधी जी भी बात करने वाले हैं, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। मोदी ने क्या किया था? वायदे किए थे, वायदे पे वायदे, हर जगह जाते वायदे करते हैं। तो मैं एक वायदा उनका आपके सामने कहना चाहता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वादा किया था उजालों का क्या हुआ? वादा किया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों के शेर के लिए, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके लिए तो सैर करने के लिए रास्ते तो बनाए गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हो गया?
यानी जिसके छाले गिरे चल चल के पैर में, उसका क्या होगा? मोदी जी ये वायदा पूरा करो, जो दिया हुआ वायदा पूरा अगर नहीं करेंगे और नहीं करेंगे भी नहीं आपको हटाया जाएगा, लोग हटाएंगे और आप बाद में पछताएंगे। तो ये आने वाले चुनाव में 2024 में तुम डटकर मुकाबला करना होगा, एक होकर मुकाबला करना होगा। ये देश के लिए, ये देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और देश के संविधान को बचा कर रखकर आगे के पीढ़ी को राह दिखाने के लिए आप काम करना है। इसीलिए वो काम आप करेंगे, ये मैं कहकर मेरे बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद खड़गे जी। जय हिंद। अरे खाना गिना खा के आए नहीं है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष मजदूरों के अधिकारों को लड़ने वाले देश के सबसे बड़े नेता, उनको धन्यवाद देता हूं। और 2 लाइनों के साथ हमारे नेता राहुल जी को आमंत्रित करूंगा। कितने भी पहरे बिठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, कितने भी पहरे बिठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब सीनियर नेता, एमएलएज, भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ी रैली लेट चल रही है, 2-3 घंटे लेट चल रही है, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए आपसे मैं स्वयं माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? यहां पे आदिवासी भाई बहन आज ज्यादा आए हैं, तो थोड़ी सी मैं आपकी बात करना चाहता हूं। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा, मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ, शायद वो देश के बाहर भी गया होगा।
यह है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। कुछ समय पहले इनके एक भाषण में मैंने सुना, आदिवासियों को इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। अब पता नहीं आप में से आप यहां युवा बैठे हैं, आप शायद कहो भाई इन दो शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में और वनवासी में क्या बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था। ये लोग आपको बताते नहीं हैं, मगर ऐसा समय था जब इस देश में, पूरे देश में आदिवासी लोग रहते थे। आप देश के पहले मालिक हो, और ये आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा। क्योंकि आप कहोगे मोदी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी थी, और आज आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वनवासी वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं। इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इस बात को समझकर, इस बात को मानकर कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिग्रहण बिल दिया, पैसा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में आपको हक दिया। क्यों? क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं। उनका कहना है कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में आपको जंगल नहीं दिखेगा, फिर वो आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो, मगर वन तो है ही नहीं, खत्म हो गया, तो जाओ मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखे मरो। ये इन दो शब्दों के बीच में फर्क है।
अब आपकी आबादी हिंदुस्तान में तकरीबन 8% है। यह नंबर याद रखिए। जीतू जी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी कितनी है? मध्य प्रदेश में आपकी 22% है। 24% और हिंदुस्तान में आपकी आबादी 8% है। अब आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं आपको दे दूंगा, और उनके मालिकों के नाम पढ़िए। 200 मालिकों में से आपको एक मालिक आदिवासी वर्ग का नहीं मिलेगा। फिर मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े जो एंकर हैं इनकी लिस्ट निकालिए। उस लिस्ट में आपको एक आदिवासी नाम नहीं मिलने वाला है। सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाता है, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाता है, मनरेगा में कितना जाता है, स्वास्थ्य में कितना जाता है, ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसों में बैठते हैं, दिल्ली में मंत्रिमंडलों में बैठते हैं, और आपका पैसा, जीएसटी का पैसा जो आप देते हो, आप जो सिर हिला रहे हैं, आपने शर्ट खरीदी, 18% आपने दिया। अदानी वही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% देता, तो आपका पैसा है। 90 में से एक अफसर आदिवासी, एक। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। आपके बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको पैसा देना पड़ता है। लाखों रुपए लगते हैं। लगते नहीं लगते? लगते हैं ना। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। चोट लगती है, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं। सरकार उनको जमीन देती है, प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में। किसकी जमीन? आपकी जमीन। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा। ये आपकी सच्चाई है। इसमें आप अकेले नहीं हो। जो आपके साथ हो रहा है वो दलित वर्ग के साथ भी हो रहा है। जो उनके साथ हो रहा है वो पिछड़ों के साथ भी हो रहा है, वो गरीब जनरल कास्ट के साथ भी हो रहा है। 1-2% लोग हैं
जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, सारा का सारा वो ही करते हैं और आप देखते ही रह जाते हो। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपया आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, वो बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो ये बदलना है। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा इस देश में किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, दलित कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, पिछड़े कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, साफ आपके सामने आ जाएगा। क्रांतिकारी कदम है। हरी क्रांति, सफेद क्रांति, उतना बड़ा कदम है ये। और ये जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम ये करके दे देंगे आपको। तो हम चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो। किसानों का उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। 100 अरबपतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 लोगों का माफ कर दिया। और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून बना देंगे कि इससे कम पैसे के लिए उनको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, कानून बना देंगे उठाकर। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ यहां कहने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करते हो, आप हमारे साथ खड़े होते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी आप हमसे चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे और आपका जो हक है वो आपको दिलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं माननीय स्थानीय विधायक भवन सिंह शेखावत जी को मैं
आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद के लिए। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस बदनावर की पावन धरती पर कांग्रेस का श्रेष्ठ नेतृत्व आदरणीय राहुल जी की देश की जो यात्रा है, आज आपके इस पावन भूमि पे से निकल कर जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय खड़गे जी का आभार मानना चाहता हूं। आदरणीय राहुल जी ने समय दिया और बदनावर की पवित्र धरती को पवित्र करके इस यात्रा को आगे बढ़ाया है, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं आभार मानता हूं कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता, सेंट्रल लीडरशिप, प्रदेश के नेता, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी विधायक, सारे मंडल और ब्लॉक के अध्यक्ष, जिनने बहुत मेहनत करके आज की इस रैली को सफल बनाने में योगदान दिया है। जो नौजवान, जो किसान और जो आप मेरे आदिवासी भाई आज सामने बैठे हैं, आज उन्हीं की समस्या को लेकर के राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने आज की इस सभा को सफल बनाया। मैं उन सबका आभार मानता हूं। शासन ने भी, प्रशासन ने भी, पुलिस विभाग, प्रेस और जितने सारे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करके इस सभा को, इस यात्रा को सफल बनाया है। मैं आप सबका आभार मानते हुए आप सब जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भारी संख्या में आकर के आदरणीय राहुल जी की यात्रा को सफल बनाया और आज इस यात्रा को आगे बढ़ाने में अभी सीधा यहां से अपने बदनावर चौपाटी से लेकर के मुल्तान और मुल्तान से रतलाम होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।